Hello dear students, myself Dr. Abha Sharma, Assistant Professor in RKG Educational College. Today I am going to tell you about the late childhood, which is the part of paper Psychological Perspective of Education, which comes under Unit 1, which is the essential paper of B.Ed syllabus of semester 1. Now, अब हम बात करते हैं लेट चाइल्डहुड स्टेज की. व्हाट इज़ लेट चाइल्डहुड स्टेज? लेट चाइल्डहुड स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स. लेट चाइल्डहुड जो है 6 साल से लेकर के 12 साल तक की उम्र तक होता है. आगे हम देखते हैं. दिस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सीलेंस एंड पीरियड मैच्योरिटी. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेटेंसी पीरियड. It affects a child's personal and social adjustment, and this stage is of physical development. अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या. जैसा कि हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि जो लेट चाइल्डहुड है वह 6 साल से लेकर के 12 साल तक की उम्र तक होता है, जिसकी शुरुआत बालक की औपचारिक स्कूली शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि इस एज तक आते आते बच्चा जो बालक है वो फॉर्मल एजुकेशन लेना आरंभ कर देता है से होती है. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सीलेंस एंड पीरियड मैच्योरिटी. बालक के लिए एक नई रुचियाँ इसमें विकसित होती हैं. बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस अवस्था में निश्चित मात्रा में होता है. दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटेंसी पीरियड. क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो है बालक का जो विकास होता है वो एक हद तक सुप्त रहता है, लेकिन यदि यह कहा जाए कि इस चरण के जो इस स्टेज के अंत तक आते आते बड़ी ताकत के साथ उभरता है. इसकी शुरुआत, इस स्टेज की शुरुआत और जो अंत होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, शुरुआत इस स्टेज की 6 ईयर से मानी गई है और अंत जो है 12 वर्ष तक बताया गया है. उसके बाद 13 वर्ष तक आते आते बच्चा एडोलसेंस एज में चला जाता है, एडोलसेंस पीरियड में चला जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में टीन एज के नाम से भी जानते हैं. इसलिए इस जो स्टेज है इसकी शुरुआत और अंत दोनों में ख़ास तौर से उन स्थितियों को मार्क किया जाता है जो बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन को काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं गहराई से प्रभावित करती हैं. द बिगिनिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाय द चाइल्ड्स एंट्रेंस इनटू ग्रेड इन स्कूल. अधिकांश जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए या उनके जीवन के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव है, एक तरीके से कहा जाए. तब भी जब उन्हें किसी प्री स्कूल इंस्टीट्यूशन, जो पूर्व विद्यालयी संस्थान होते हैं, में 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हुआ हो. कह सकते हैं कि इसको कि एंट्रेंस इनटू फर्स्ट ग्रेड इज़ अ माइलस्टोन इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ. Therefore, it is responsible for many of the changes that take place in terms of attitude, value and behavior. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि विभिन्न जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या विभिन्न जो एजुकेटर्स होते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस अवस्था को विभिन्न नामों से जानते हैं. पेरेंट्स इसे ट्रबलसम एज कहते हैं और या फिर क्वेरलसम एज के नाम से संबोधित करते हैं. जो एजुकेटर्स होते हैं वह इसे अर्ली स्कूल एज के नाम से संबोधित करते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वह इसे गैंग एज या फिर क्रिएटिव एज के नाम से संबोधित करते हैं. यदि हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत फॉर्म में देखें तो जो पेरेंट्स, एजुकेटर्स या साइकोलॉजिस्ट हैं, या यूँ कहा जा सकता है, दे अप्लाई वेरियस नेम्स टू द चाइल्डहुड एंड दीज नेम्स रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड. आगे हम देखते हैं. इसके साथ ही साथ इसको प्ले एज भी कहा जाता है. साइकोलॉजिस्ट इसे प्ले एज कहते हैं क्योंकि बालक इस अवस्था में खेलना ज़्यादा पसंद करता है. यह अवस्था उसके शारीरिक और मानसिक विकास की होती है, जिसे खेल के माध्यम से विकसित किया जाना ज़्यादा अच्छा माना गया है. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड की क्या विशेषताएं हैं? विकास की विशेषताएं हमें बेहतर तरीके से इस पीरियड को समझने में मदद करती हैं. आइए चाइल्डहुड की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं. सबसे पहला, पीरियड ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट. फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि दिस इज़ द पीरियड ऑफ स्लो यूनिफॉर्म ग्रोथ. फिज़िकल ग्रोथ
follows a predictable pattern through although variations do occur. Body builds affects both the height, weight of a child in late childhood. The bone harden, जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी सुदृढ़ होने लगती हैं, उसमें मजबूती आनी शुरू होती है. जो हाइट होता है, जो वेट होता है, उसमें इंक्रीज़ होने लगता है इस अवस्था तक आते आते. There is a improvement in child motor development, skill and endurance. A child at this stage is, जो बालक होता है इस अवस्था में उसके फिज़िकल रेस्टलेस नज़र आने लगती है. ही मस्ट इंगेज हिमसेल्फ इन वन और अदर एक्टिविटीज़. वो अपने आप को एक या ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज रखता है. जैसे कि हम जानते हैं कि उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है इस अवस्था तक होना काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है. द चाइल्ड डेवलप्स स्किल्स लाइक सेल्फ हेल्प स्किल. वो खुद से काम करना, स्वयं की मदद करना सीख लेता है, या समाज की जो हेल्प करना होता है वो कौशल उसके अंदर विकसित होने लगते हैं, जिसे हम सोशल हेल्प स्किल के नाम से जानते हैं. स्कूल स्किल्स एंड प्ले स्किल्स, इस टाइप की जो स्किल्स होती हैं वो बालक में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज और हर ओन वर्क, द चाइल्ड बिकम्स एबल टू हेल्प अदर इन दिस स्टेज. वो ये समझते हैं कि अब हम बड़े हो रहे हैं तो हम अपना ही नहीं बल्कि साथ में समाज की भी या अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं. एट स्कूल द चाइल्ड डेवलप्स दी स्किल्स नीडेड इन राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, clay modeling, swing, etc. The children also develop skills like throwing, catching, riding a bicycle, swimming, etc. By the end of the late childhood, जो इस स्टेज के अंत तक आते आते a child normally has 28 of the 32 permanent teeth. उसके 32 दांत जो कि माने जाते हैं, कहा जाता है 32 दांत होते हैं मानव शरीर में, लेकिन उसके 28 दांतों का निर्माण इस अवस्था तक हो जाता है. द लास्ट 4 द विजडम टीथ इनरप्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस. एडोलसेंस में वो चीज़ होती हैं, डेवलप होती हैं. रेस्ट ऑफ 4 जो टीथ होते हैं बालक के, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ जो दूसरे डेवलपमेंट की बात की गई है वो है, या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है वो है अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. दिस इज़ एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आर क्लियरली विजिबल एट दिस स्टेज. बच्चा अपनी याददाश्त, जो ध्यान है, सोच है या कल्पना की जो शक्ति है, पावर ऑफ मेमोरी जिसे कहते हैं, का उपयोग करने की स्थिति में हो जाता है और समस्याओं को समझदारी से हल करना आरंभ कर देता है, या यूँ कह सकते हैं कि समझदारी से समस्याओं को हल कर सकता है. द चाइल्ड इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज हिज और हर पावर ऑफ मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन एंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली. His or her knowledge and experience not merely remain respective, but gradually take the creative turn in the late childhood stage. The child is intellectually an alive and active individual, if we can say. The IQ at this stage develops considerably, and by the end of this stage it becomes stable. This is the quality, or we can say characteristics of this childhood stage under the intellectual ability, the development of intellectual ability. The next one is the period of capacity to learn. Capacity to learn के अंतर्गत अगर हम कहें, if we can say the child acquires mental readiness to learn at this stage. वह धीरे धीरे उसकी मेंटल रेडीनेस, वह अब स्वयं को तत्पर कर देता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. He can pay attention to and develop interest in reading, writing and arithmetical activities. He shows awareness and sense of subordination to the school rules, laws and discipline. A sense of discipline and some sense of responsibility to school work find and acquired by him or her. He or she tries to learn new knowledge and experience through institution. Now come to the next, that is the period of social development. सामाजिक विकास की अवस्था. इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं
तो ये कह सकते हैं कि जो लेट चाइल्डहुड स्टेज, अगर हम कहें कि द लेट चाइल्डहुड स्टेज इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द इकोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड. The primary school provides an ideal situation for such socialization, क्योंकि बच्चा परिवार से और जो आस पड़ोस के वातावरण के बाद एक ऐसे समाज में आता है, ऐसे जगह आता है जिसको कि हम लघु समाज का प्रारूप कहते हैं या प्रतिरूप कहते हैं. वहाँ पे उसको सोशलाइजेशन सीखने को, सोशल डेवलपमेंट उसका होना आरंभ हो जाता है. जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो एलिमेंट्री स्टेज के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे सामाजिकरण के लिए एक आदर्श स्थिति यदि कहा जाए कि पैदा करते हैं तो गलत नहीं होगा. बालक का जो सामाजिक वातावरण है और उसके कार्य जो हैं वो बहुत ही व्यापक होते हैं, काफ़ी ब्रॉडर होते हैं. कक्षा और जो खेल का जो मैदान होता है उसकी परिस्थितियाँ दोनों उसे एक तरीके से कहा जाए प्रशिक्षित करती हैं कि कैसे महसूस करें, सोचें और दूसरों के साथ मिलकर के काम करें, उनके साथ आनंद का अनुभव करें या सुख दुख को साझा करें. ये सारी चीज़ें बालक सीखता है. वह समाज में एक तरीके से कहा जाए कि सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कुछ जो सामाजिक नियम होते हैं या जो मानदंड होते हैं उनको भी सीखता है. इस स्तर पर जो बालक है वो सामाजिक संपर्क में रहता है तथा दूसरों के साथ साझा करने की भावना को भी सीखता है. आगे हम देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट नेचर. जो एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है इसका भी विकास इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है. इस स्तर पर बालक के व्यवहार, विचार और जो गतिविधियां हैं इसकी प्रकृति को एक तरीके से जो बहिर्मुखी या कहा जाए कि जो एक्सट्रोवर्ट है के रूप में वर्णित किया जा सकता है, या वह बाहरी परिस्थितियों से अधिक आकर्षित होता है और उसमें सक्रिय भागीदारी का अनुभव करता है. उसके पास अपने निजी जीवन की किसी भी समस्या की एक तरीके से जो कहा जाए ऊप होती है या जो चिंता होती है या जो चिंता महसूस करने का कोई भी अवसर नहीं होता है. एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इट्स सिचुएशन आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग टू हिम और हर. He or she devotes all his her energy and attention to them. Now come to the next, that is it is a play age. इसको play age भी कहा गया है. क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है स्वाभाविक रूप से बालक को एक तरीके से कहा जाए चंचल बनाती है. वह लोगों के साथ जुड़ता है, उनके साथ खेलना उसे पसंद होता है. स्कूल में प्रदान की जाने वाली जो भी सामाजिक स्थिति है, खेलने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, जो उसका नेचुरल जो उसका नेचर होता है उसको विकसित करती है. जो समूह खेल होते हैं, जो ग्रुप प्लेज होते हैं, जो ग्रुप्स में जो खेल खेले जाते हैं और जो समूह की जो गतिविधियां होती हैं, जो ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बालक को अधिक सामाजिक, वफादार और अनुशासित बनाते हैं. वह आमतौर पर जो विद्यालय है, विद्यालय के द्वारा जो प्रदान की गई खेल की स्थिति के कारण आकर्षित होता है. वह अपनी उम्र के साथियों के साथ जो ग्रुप में खेलने में मित्रता और जो कह सकते हैं कि सहयोग होता है या जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है जैसे सामाजिक गुणों को प्राप्त करना शुरू कर देता है. आगे हम यदि कहें कि हिज और हर इंडिविजुअलिस्टिक एंड इकोसेंट्रिक नेचर at this stage is substantially reduced at this stage, and instead he or she would love to live in groups when the children play themselves in play activities. For these reasons this stage is termed as play age. इस वजह से इस स्टेज को प्ले एज कहा गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ गैंग एज. इसको जो है गैंग एज के नाम से भी संबोधित किया गया है. क्यों? वाई? बिकॉज सोशल सेंस आर्ग्यू द बॉय एंड गर्ल टू लिव एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ. दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द गैंग. They form certain rules and code of conduct of the gang and uphold them quite faithfully and obediently. They select their leaders and owe the sense of subordination to him or her. In case of leader appears to be unacceptable,
they discharge him or her and select a new leader. This sense of organized group life may be observed in children in the late childhood stage. As such, late childhood is oftenly referred as gang age. Now come for the next, that is a period of emotional development. Emotional development का जो भी इस स्टेज में आते आते बालकों के अंदर शुरू हो जाता है. Child at this stage discover that expressions of emotions, especially the unpleasant emotion, is socially unacceptable to their age mates. परिणाम स्वरूप जिसके क्या होता है कि वे एक्सप्रेशंस ऑफ देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं की जो बाहरी अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए सीखने के, एक तरीके से कहा जाए कि सीखने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्राप्त कर लेते हैं. Characteristically, emotional experience in late childhood are pleasant once compared with the early childhood stage. A normal child at this stage believes in the sharing of love and affection. At this stage, children also experience such emotions like anger, fear, joy, anxiety, etc. Now come to the next point, that is a period of development of concept. जो कॉन्सेप्ट है इसका भी डेवलपमेंट इस अवस्था में आरंभ हो जाता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे बालक की दुनिया स्कूल में प्रवेश करती है वैसे वैसे बालक की जो रुचि होती है वो बढ़ती है. हितों के विस्तार के साथ लोगों और उन चीज़ों की समझ आती है जिनका पूर्व में बहुत कम या कोई मतलब नहीं था. बच्चे स्कूल शुरू करने के बाद जो सीखते हैं उसके आधार पे जो उनकी पुरानी अवधारणाएं होती हैं, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं के साथ जो नए अर्थ होते हैं उनको जोड़ते चलते हैं. इसके अलावा वे बड़े पैमाने पर मीडिया, विशेष रूप से जो फिल्में, रेडियो या टेलीविज़न के नए अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं. बचपन में सबसे अधिक विकसित होने वाले नए और सबसे अधिक विकसित होने वाली जो अवधारणाएं होती हैं वो हैं जीवन, मृत्यु, शारीरिक कार्यों, अंतरिक्ष जो स्पेस होता है, संख्याएं हो गई, जो धन हो गया, समय हो गया, या जो सेल्फ या सोशल रोल्स होते हैं, ब्यूटी डिसिप्लिन्स एक्सेट्रा से जुड़ी हुई होती हैं. आगे हम बात करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. The sex life of the late childhood is described as homosexual. Boy and girl at this stage feel the sense of their physical attachment to their same sexes. लड़कों को लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता है और लड़कियों को लड़कियों के साथ. वे विपरीत सेक्स के प्रति काफ़ी उदासीन रहते हैं. Co-education is no problem to the teacher at the later part of the late childhood stage. Boy and girls begin to develop a somewhat critical outlook towards the opposite sex. Now come to the next, that is development of constructive instincts. Development of constructive instincts. The instinctive tendency of a child are in the process of modification and development through training during late childhood. His or her sense of curiosity is largely satisfied by the formal education in a school. Self-assertive instinct make the child more competitive. Instinct of construction may take the creative turn through handwork, craft work and drawing. Gregacy instinct may be satisfied through collective games and sports. The instinctive restlessness of the child is substantially removed at this stage. Now come to the next, that is a period of development of interest. At the time of entrance of the school, the child does not have any specific interest in mind. In the late childhood stage, he or she, however, develops acquired interest and sentiments towards a specific subject and field of activity. A growing sense of liking and disliking
makes his choice somewhat critical. His or her interest in play also appears to be more relative at this stage. Now come to the next, that is a period of development of creativity. Late childhood is the stage then we can identify the creative talent in child's individuality. जो बालक में निहित मूल प्रतिभा, क्षमता या संभावना होती है उसे प्रदान किए गए सुटेबल जो आउटलेट्स होते हैं के माध्यम से अभिव्यक्ति पा सकती हैं. He or she may no longer remains a blind imitator, लेकिन विचार, भावना या जो कार्यवाही में अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रमाण देता है. अब वह तर्क और समझ के माध्यम से कुछ भी ऑब्जर्व करने की स्थिति में होता है. दिस इज़ ऑल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज. हैज़र्ड्स ऑफ लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड के जो खतरे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. इस स्टेज से जुड़े जो भी हैज़र्ड्स होते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसे जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है. सबसे पहला है फ़िज़िकल हैज़र्ड्स, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल जो मेडिकल साइंस होती है इसने काफ़ी उन्नति कर ली है, जिस वजह से जो मृत्यु दर है बालकों की वो काफ़ी हद तक कम हो गई है. साथ ही साथ जो बालक के शारीरिक या कह सकते हैं फ़िज़िकल जो वेलबींग होते हैं पर उनके प्रभाव पहले की तुलना में कम गंभीर और दूरगामी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है. फिर भी अब अगर हम बात करें कि यहाँ फ़िज़िकल हैज़र्ड्स की, तो कुछ फ़िज़िकल हैज़र्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इलनेस, यानी कि बीमारी. बीमारी बालक को चिड़चिड़ा बनाती है तथा एक तरीके से कहा जाए कि वह साथ रहना, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो, साथ रहने में मुश्किल पैदा करती है. यदि वे लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो उनके स्कूल का काम प्रभावित हो सकता है और वे सीखने के कौशल में अपने जो साथी होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, उनसे पीछे रह जाते हैं. और यहाँ तक कि बहुत से मामलों में जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों की बीमारी के प्रति काफ़ी उदासीन रवैया उनका होता है और साथ ही साथ वो स्कूल पे या फिर जो टीचर्स होते हैं उन पे अतिरिक्त काम की शिकायत की भी उनमें रहती है कि हमारे बच्चे को अतिरिक्त काम की शिकायत काम दिया जा रहा है. द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी. बालकों में मोटापा उनके स्वास्थ्य के लिए एक तरीके से काफ़ी खतरा पैदा करता है, शारीरिक खतरा होता है. उनमें सामाजिकता की कमी होती है क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्य में, सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें भाग नहीं ले पाते हैं. दे लैक इन सोशलाइजेशन, लैक इन टेकिंग पार्ट इन दी एक्टिव गेम्स. They also display lack of interest in acquiring different play skills etc. Their playmates often tease them. उनको काफ़ी टीज़ करते हैं उनके साथ के जो भी खेलते हैं, जो भी उनको पढ़ते हैं. And calling them by different funny names which makes them feel inferior, जिसकी वजह से वो socialized नहीं हो पाते हैं. The next one is sex appropriate body build. The next one is accident. यहाँ तक कि जब कोई दुर्घटनाएं कोई स्थायिक शारीरिक निशान तो नहीं छोड़ती हैं, पर फिर भी उनका कुछ मनोवैज्ञानिक निशान बालक के व्यक्तित्व पर ज़रूर पड़ता है, जिससे बालक के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़. कई शारीरिक अक्षमताएं एक दुर्घटना के बाद होती हैं. किसी दुर्घटना के बाद वे प्रभाव को एक तरीके से जो उसकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होती है उसकी गंभीरता को निश्चित करती है या प्रभावित करती है. अधिकांश जो दिव्यांग बालक होते हैं सामाजिक परिस्थितियों में सहज और बीमार से रहते हैं, जिसके कारण वे खराब सामाजिक समायोजन उनका रहता है और उनके व्यक्तिगत समायोजन को भी एक तरीके से प्रभावित करता है. द नेक्स्ट वन इज़ एक्वर्डनेस. यहाँ तक कि जैसे ही बड़े बच्चे अपनी उम्र के साथी के साथ खुद की तुलना करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अक्सर पता चलता है कि उनकी अजीबता या जो भद्दापन है उन्हें खेलने से रोकने या खेलने में उनके साथ तालमेल रखने से या यूँ कहा जाए कि रोकती हैं, जिसके कारण वे खुद को अपने प्लेमेट्स से हीन समझने लगते हैं. ये तो रही फिज़िकल हैज़र्ड्स की बात. अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स की.
यहाँ तक कि जैसे ही जो लेट चाइल्डहुड स्टेज में आने वाले बालक हैं अपनी उम्र के साथी के साथ खुद की तुलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, जिसका प्रभाव न केवल उनके व्यक्तित्व शारीरिक शरीर पे पड़ता है बल्कि उनके मानसिक विकास पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। The psychological hazards of the late childhood stage are mainly the ones that affect children's social adjustment. The most important psychological hazards of the late childhood are here. The first one is speech hazard. There are 4 common speech hazards in the late childhood. First one is a smaller than average vocabulary. Handicapped children in their schools work as well as in their communications with others. द सेकेंड वन इज़ जो भाषण की गलतियाँ होती हैं, जैसे गलत उच्चारण या व्याकरण संबंधी जो गलतियाँ होती हैं या भाषण दोष होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हकलाते हैं या जिनकी स्लिप ऑफ टंग होती है, ये सारे कारण भी एक तरीके से स्पीच हैज़र्ड्स में आती हैं। जिन बालकों को अगर हम तीसरे टाइप ऑफ स्पीच हैज़र्ड की बात करें तो वो है कि जिन बालकों को अपने स्कूल के माहौल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बोलने में जो कठिनाई होती है, उन्हें संवाद करने के लिए अपने प्रयासों में बाधा हो सकती है एंड मे बी मेड टू फील दैट दे आर डिफरेंट टू दी अदर चिल्ड्रंस। इसके अलावा उदासीन जो भाषण हैं या आलोचनात्मक जो टिप्पणियाँ होती हैं, ये भी उनको साइकोलॉजिकली हैज़र्ड्स पहुँचाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल हैज़र्ड्स। इमोशनल हैज़र्ड यानी कि संवेगात्मक तौर पे किस प्रकार से उन्हें खतरे रहते हैं। चिल्ड्रंस आर कंसिडर्ड इमेच्योर बाय बोथ एज मेट एंड अडल्ट्स इफ़ दे कंटिन्यू टू शो unacceptable patterns of emotional expressions like temper tantrum, and if such unpleasant emotions as anger and jealousy are so dominant in them that the children become disagreeable and unpleasant to be with. The next one is the social hazards. There are 5 types of children whose adjustments are affected by social hazards. 5 प्रकार के बच्चे हैं जिनके समायोजन सामाजिक खतरों से प्रभावित होते हैं। पहला है वे बच्चे जिन्हें उनके सहकर्मी समूह द्वारा जो अस्वीकार या उपेक्षित किया जाता है, इस वजह से वो सोशली काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हैं। वे सामाजिक होने के लिए सीखने के अवसरों से वंचित होते हैं। The second one is the vocabulary isolates who have little in common with their peer group. The third one is the socially and geographically mobile जो होते हैं, the children who find the acceptance by already formed gangs difficult. The fourth one is फोर्थ में वो बालक आते हैं जिनके खिलाफ उनकी जाति या धर्म के कारण एक तरीके से उन्हें पूर्वाग्रह झेलना पड़ता है। और 5वें प्रकार में वे बच्चे आते हैं जो नाराज़ या असंतुष्ट जो समूह के सदस्य से बन जाते हैं, अपने समूह से वो असंतुष्ट होते हैं या नाराज़ होते हैं क्योंकि वे जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके बजाय वो खुद स्वयं जो हैं समूह के नेता बनना पसंद करते हैं या बनना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्ले हैज़र्ड्स। जिन बालकों में सामाजिक स्वीकृति की कमी होती है, वे उन खेलों को जो सीखने के अवसर होते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं और उनके लिए आवश्यक है क्योंकि माता पिता इसे समय की बर्बादी जो उनके लिए एक तरीके से अनावश्यक है, आवश्यक है क्योंकि उनके माता पिता इसे समय की बर्बादी मानते हैं और उन्हें खेलने या जो भी रचनात्मक जो गतिविधियां होती हैं में भाग लेने से हतोत्साहित से करते हैं या उनको भाग लेने नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों में रिजिड कन्फर्मिस्ट होने की आदत एक तरीके से कहा जाए विकसित हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्चुअल हैज़र्ड। जो कॉन्सेप्चुअल हैज़र्ड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चिल्ड्रंस हु हैव आइडलाइज्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट एज यूजुअली डिससेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स एज दे आर एंड विद द वे others treat them. The next one is the moral hazards. 6 hazards are commonly associated with the development of moral attitudes and behavior in late childhood. They are the development of a moral code based on peer or mass media concepts of right and wrong,
which may not coincide with adults' code. The second one is a failure to develop a conscience as an inner control over behavior. The next is inconsistent discipline, which leaves children unsure of what they are expected to do. Physical punishment, which serves as a model of aggressiveness in children. The next is finding peer approval of behavior so satisfy that such behavior becomes habitual. And the last one is, the sixth one is intolerance of the wrongdoings of the others. The next is the hazards associated with interest. There are two common hazards associated with childhood interest. The first one is, पहला, बालकों को उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है जो उनकी उम्र के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं, और दूसरा, वे उन रुचियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं जो उनके लिए मूल्यवान होगा, जैसे कि स्वास्थ्य और स्कूल के मामले. The next one is hazards in sex role type. The next one is family relationship hazard. This is the very important type of hazard, comes under psychological hazards. Conflicts among family members have two serious effects on children. The first one is it weakens the family ties. यह परिवार के संबंधों को कमज़ोर करता है, जिसका प्रभाव बालक के मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक तौर पे बालक पर पड़ता है. द सेकेंड वन इज़, ऐसे बालक इस समस्या को घर के बाहर ले जाते हैं और इस तरीके से वो सोशली माल एडजस्टेड हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ हैज़र्ड्स इन फिज़िकल डेवलपमेंट. फिज़िकल डेवलपमेंट के क्या हैज़र्ड्स हैं? There are two serious hazards in physical development in late childhood. The first, the development of unfavorable self-concept, which leads to self-rejection, and second, the carryover of ecocentrism from early childhood. Ecocentrism is serious because it gives children a false sense of their importance. This is all for hazards of late childhood. Now come to the role of teachers and parents. Parents और teachers के क्या रोल हैं? अब चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं. Now this stage is also known as formative age of the child. The child develops his basic outlook, values and ideas. As such, parents, teachers and social workers have an important role to play in making the late childhood stage a happy period in the life of the child. They can adopt the following steps. What are these? The first one is the healthy atmosphere, स्वस्थ वातावरण. माता पिता और शिक्षक दोनों को घर के साथ साथ जो विद्यालय के माहौल को भी अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए. वे बालक को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में उन्हें सक्षम होना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो सके. बालक के लिए घर सुरक्षित होना चाहिए और साथ ही साथ विद्यालय भी बालक के लिए सुरक्षित होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट. बालक के लिए उचित शारीरिक विकास यदि उसका करना है तो घर और मुख्य रूप से जो विद्यालय द्वारा प्राप्त अवसर होते हैं उन्हें उचित प्रकार से प्रदान किए जाने चाहिए. बालकों के जो उचित शारीरिक विकास के लिए स्कूल निम्नलिखित या कह सकते हैं कुछ कदम उठा सकता है, जैसे कि स्कूल में मॉर्निंग फिज़िकल एक्सरसाइज को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, या जो स्कूल है विद्यालय है वहाँ इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. शाम का जो खेलने का यदि कोई सिचुएशन बनती है तो अच्छी तरीके से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए. बालकों को उन खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, खासतौर से जिसमें वे रुचि रखते हैं. खेलों के चयन में शिक्षकों को भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए. The next one is organizing extramural activities. These activities satisfy various social intellectual needs of the children at this stage. The children improve most of their skills in this stage and they also have the required energy. As such, these extramural activities are helpful in both these aspects for child.
The next one is organizing group competition. Children at this stage are interested in activities with peer and want to belong to the gangs. The group feeling is strong at this stage due to the growth of social instinct. The next one is proper emotional development. इस अवस्था में बालक की जो भावनात्मक समस्याएं बहुत सी होती हैं, उन समस्याओं को जो उनसे बड़े हैं या जो शिक्षक होते हैं उनको हल करना होगा। जो उन्हें बालकों के क्रोध, भय या जो ईर्ष्या है आदि की जो भावनाएं होती हैं उनको ठीक से संभालना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें उन बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जो बालक को परेशान करती हैं या फिर उनके गुस्से को एक तरीके से जन्म देती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टैलेंट। बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति भी इस स्तर तक प्रकट होती है। द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड इज़ टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग ग्रेट। बालकों को स्कूल एग्जीबिशन, वॉल मैगज़ीन या जो बाल मेलाज होते हैं, स्कूल फेट होते हैं, स्कूल एग्जीबिशंस होते हैं एट्सेट्रा, जैसे कार्यक्रमों का आयोजन उनके प्रतिभा व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां वे भाग ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मोरल ट्रेनिंग, नैतिक प्रशिक्षण जिसे कहते हैं। बालक अपना नैतिक आदर्श तैयार करता है इस अवस्था तक आते आते। चूँकि यह मानव जीवन का एक प्रारंभिक समय है, इसलिए यह आवश्यक है कि माता पिता के साथ साथ शिक्षक और आस पड़ोस भी उस बालक को सबक प्रदान करें जो उसे आध्यात्मिक के साथ साथ धार्मिक और नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाएगा। इसके लिए बालकों को दुनिया के जो भी महान व्यक्तित्व होते हैं उनके जीवन से परिचित कराना चाहिए। नाउ come to the summary. From the above discussion and explanation on the childhood stage, the following points we have covered. The first one is what is late childhood. The second one is the characteristics of the late childhood and the hazards of late childhood and the role of parents and teachers. That's it for today. Thank you.